आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति और उसके परिवार को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए उन परिस्थितियों में जब वो शादी करने जा रहा है। अभी शादी नहीं हुई लेकिन शादी के पहले से आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। नंबर 2, शादी के बाद अब वाद विवाद स्टार्ट हो गया है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, तो ये लड़ाई झगड़े के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। नंबर 3, अब केस करने की धमकी दे रही है आपकी पत्नी, कह रही है हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आप सबको जेल भिजवा देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी आधी संपत्ति ले लेंगे। तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। चौथी कंडीशन, आपके ऊपर केस कर दिए हैं, अब ये सही केस हो चाहे झूठे केस हो, लेकिन फिर भी आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। आज की स्टडीज के इस लेक्चर में 4 बड़ी सावधानियां सभी के लिए। शादी के पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, शादी के बाद विवाद शुरू हो गया कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, केस करने की धमकी दे रही है कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और केस कर दिए तब भी कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में ये सभी सावधानियां आपको बताने वाला हूं जो हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे, जिसमें अधिकतर जजमेंट्स में एक पेज का अलग से हिंदी का निष्कर्ष भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और आज की पहली कंडीशन आपको बताते हैं। पहली सावधानी आपकी है कि आपको अपने घर में सीसीटीवी लगा के रखना चाहिए। हर घर में हर व्यक्ति को कम से कम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी अवश्य लगाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर को कवर करना चाहिए, जिसमें एक और पड़ोसी का दरवाज़ा भी छोड़कर, ये ध्यान रखिए, पड़ोसी का दरवाज़ा नहीं आना चाहिए उसमें, और बेडरूम और बाथरूम या ऐसी अन्य कोई जगह है तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। और किचन में आवश्यक रूप से सीसीटीवी लगाना चाहिए, ये हर घर में होना चाहिए। दूसरी सावधानियाँ, कीमती सामान, कीमती जेवर, कीमती दस्तावेज जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर, जॉब के पेपर, एजुकेशन के पेपर, अपना जेवर, स्वयं का जेवर, दूसरों का जेवर रखा है, किसी ने गिरवी रखा है आपके यहाँ या उन्होंने आपको संभालने के रखा है तो वो जेवर, कोई बड़ा कीमती सामान, इस तरह की जो वस्तुएं हैं उन्हें आपको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए कि जहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति की पहुँच में ना हो, या आपकी पत्नी धमका रही, डरा रही या लड़ाई झगड़े कर रही तो उसके और उसके परिवार वालों की पहुँच में नहीं होना चाहिए। तीसरी सावधानियाँ, आपको अपनी आय और व्यय, पति को खास तौर से अपनी आय और व्यय संतुलित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ रहा है और आप एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, परिवार से पैसा लेके खर्चा चला रहे हैं, तो अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तब आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने आय और व्यय को सीमित करिए, स्थिर करिए कि जिसमें आपकी आय भी दिखे और आपके खर्चे भी दिखें। इसको मेंटेन करिए कि पैसा आ रहा है तो जा भी रहा है, तो आप अपने अकाउंट से एक्सपेंसेस भी करिए। नंबर 4, अपने खाते में किसी अन्य व्यक्ति का पैसा नहीं लेना है। अन्य, चाहे वो परिवार का हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, आपको किसी का भी पैसा अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करवाना, अन्यथा ये आपकी इनकम मानी जा सकती है और आपको भारी भरकम मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। नंबर 5, अपने घर में शांति बनाए रखें, वाद विवाद से बचें। कई बार क्या होता है कि जब केस होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, हम अपने परिवार में झगड़ा करने लगते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। सामंजस्य की स्थिति बनाइए, विवाद को संतुलित कीजिए, किस वजह से विवाद हो रहा है उसे ठीक करने का प्रयास करिए, किसी एक व्यक्ति पर दोषारोपण मत मढ़िए और शांति बनाए रखने का प्रयास करिए। नंबर 6, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, सामाजिक लोग, दोस्त, इनसे बेहतर और परिवार वाले, इनसे बेहतर और मधुर संबंध बनाने का प्रयास करिए। कई बार क्या होता है कि पत्नी एक चाल चलती है और उसमें आपके जितने सहयोगी होते हैं उन पर तमाम प्रकार के आरोप लगाने लगती है और उन लोगों के बीच में, आप और उनके बीच में विवाद पैदा हो जाता है और संतुलन बिगड़ जाता है, तो आपके अपने ही दुश्मन हो जाते हैं और इस बात का फ़ायदा पत्नी उठा लेती है। तो आपको इन परिस्थितियों से परे रहना है और आपको अपने पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सामाजिक लोग, परिवार वाले, इनसे बेहतर संबंध बना के रखना है। नंबर 7,
अपनी आय पर फोकस करें। अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस कर दिया है या आपकी शादी हुई उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया या आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस कर दिया तो आपको भारी भरकम पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने लिए अपने परिवार को ज़रूरतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पैसे पर फोकस करें, इनकम पर फोकस करें। नंबर 8, सबूत इकट्ठे करें। जब आपको ऐसे लगने लगे कि ऐसी स्थिति बिगड़ रही है, विवादास्पद स्थिति बन रही है और झगड़े मेंटेन नहीं हो रहे हैं, तो आपको सबूत इकट्ठे करना चाहिए और सबूतों को कलेक्ट करते जाना चाहिए। जब अति आवश्यक पड़े तो उन सबूतों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, आपसी सहमति से तलाक लेने का प्रयास करें। बात करें कि भाई जब नहीं जम रहा है, नहीं साथ जम रहा है, विवादास्पद स्थिति बन रही है, आप भी एडजस्ट नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकते, तो बेहतर है म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं। तो हमें म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चले जाना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। और नंबर 10, अगर पत्नी आपके साथ नहीं रह रही और आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करना चाहिए और इसकी डिग्री अगर आपके फेवर में आती है तो ये आपको कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है। तो मैं हूं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शादी से लेके शादी होने के पहले से लेके अंत तक आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। एक और आखिरी सावधानियां 11 नंबर, केस के दौरान अगर आपका जीवन साथी, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों लोग समझ लीजिए, उनके परिवार के लोग, आपका जीवन साथी उनके परिवार के लोग कहीं बुलाते हैं या अपने घर बुलाते हैं या किसी एकांत स्थान पर बुलाते हैं, किसी भी बहाने से बुलाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी बातचीत होगी कोर्ट परिसर में होगी, वकील साहब की उपस्थिति में होगी, वकील साहब के चैम्बर में होगी, या हमारे वकील साहब से बात कर लीजिए, वो हम अपने वकील साहब से बात कर लीजिए, वो हमारे वकील साहब से बात कर लेंगे, या हमारे वकील साहब से बात कर लीजिए। यानी जो कुछ होगा वकील साहब के द्वारा होगा। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा और सुरक्षित रहेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको बुलाया गया, आइए बैठ के बात करते हैं, और पहले से प्रीपेड प्लानिंग थी कि आएंगे और इनकी कुटाई करना है, और आप वहाँ गए और आपकी कुटाई कर दी और आपके ऊपर एक केस कर दिया कि ये लोग हमारे घर पे आए थे झगड़ा करने के लिए, तो आप कुट भी गए और ऊपर से आपके ऊपर एक झूठा केस भी होगा, क्योंकि उनकी एक प्रीपेड प्लानिंग थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठ के बात करने के उद्देश्य से बुलाते हैं, लेकिन बातों बातों में कहासुनी हो जाती है, विवाद बढ़ जाता है और मारपीट तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में भी मारपीट हो जाती है और एक विवादास्पद स्थिति बन जाती है। तीसरी बात, कानून ये कहता है कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर केस करके रखे हुए हैं और आरोप लगा के रखे हुए हैं तो कोर्ट की अनुमति के बिना आपको एक साथ कोई मीटिंग नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट भी ये चीज़ जानती है कि एक साथ बैठोगे वाद विवाद होगा, झगड़ा हो जाएगा, फिर एक और केस हो जाएगा। चौथी कंडीशन, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ आपसे ही बैठ के सहमति से कोई बात करनी है तो आप मान ली न्यायपालिका से आप बोल सकते हैं और माननीय न्यायाधीश इसमें आपका मध्यस्थता करा सकते हैं, मेडिसिन सेंटर पर पहुंचा सकते हैं और वहां पर आपका सेटलमेंट करवाने का प्रयास भी कर सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।